हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक्सेलेंट श्रेणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 14 फरवरी 2021 को सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सीजीपीएससी एस्पायरेंट के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो आपको एग्ज़ाम देने में बहुत हेल्प करेंगे। इससे आपको पता होगा कि किस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है वह क्वेश्चन पूछते हैं और कहाँ से किस प्रकार के पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, देखते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ज़रूर ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो अब देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो सीजीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन वह है कि भारत में अक्टूबर 2019 से महारत्ना कंपनियों की संख्या कितनी है। यहाँ इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ मैं। एज ऑन अक्टूबर 2019 हाउ मेनी महारत्ना कंपनी आर इन इंडिया। ऑप्शन है 8, बी में 9, सी में 10 और डी है 12। दोस्तों, जो भारत में जो महारत्ना कंपनी है वह अक्टूबर 2019 की स्थिति में या अभी की स्थिति में अगर देखें तो वह 10 है। तो इसे आप याद रखें कि जो भारत में महारत्ना कंपनियों की संख्या कितनी है, तो है 10। फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पीएसएस कंपनी है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है। तो देखते हैं कि जो ये पीएसएस कंपनी है उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना है। तो देखते हैं यहाँ पर कि जो महारत्ना 10 है और नवरत्ना के अंतर्गत 14 कंपनियाँ हैं, और मिनी रत्ना है उसे भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 है उसमें 62 कंपनी शामिल है और मिनी रत्ना 2 है उसमें 12 कंपनी शामिल है। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सर्वप्रथम तो डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया। द डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 इशूड फर्स्ट टाइम बाय whom। वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, विश्व आर्थिक मंच, अंकटाड। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर होगा अंकटाड, जो सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 जारी किया गया है। तो दोस्तों, इसे याद रखें, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि जो रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इसे याद रखें कि जो डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट है अंकटाड जारी करता है। और ये तो फर्स्ट टाइम है, तो फिर जो भी पीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, वो फर्स्ट, लास्ट और जो जो मिडिल का या बीच का या कोई इम्पोर्टेंट कोई रहता है, जैसे स्वर्ण जयंती और जो रजत जयंती ऐसा कुछ होता है, तो उससे भी संबंधित पूछा जाता है। जैसे कि 10 साल 20 साल होने पर जो संस्था है या कुछ कंपनी है उनकी जो स्थापना दिवस होता है तो भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इसे याद रखें कि जो सर्वप्रथम जो डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट अंकटाड ने प्रकाशित किया है, इसलिए यह क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसलिए आप ऐसे ही आने वाले कोई से भी जो महत्वपूर्ण जो संस्थान है भारत के या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं या और कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो पहली बार प्रकाशित हो रहा है या आखिरी बार प्रकाशित हो रहा है या 10 साल 20 साल में प्रकाशित हो रहा है, तो उसे आप याद रखें। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में तो पूछा है, तो उसे भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यों की जो सीमाओं को बदलने के लिए खाली स्थान की सहमति की आवश्यकता होती है। द कंसेंट ऑफ ब्लैंक रिक्वायर्ड फॉर अल्टरनेटिंग इट्स बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो यहाँ पर विकल्पों में है, राज्य के सदन की आवश्यकता होती है, राज्य के मुख्यमंत्री की आवश्यकता होती है, राज्य की
आवश्यकता होती है और राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर हाउस इज द चीफ मिनिस्टर इज द स्टेट इज नॉट। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की जो सीमाओं को बदलने के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है संवैधानिक रूप से। हाँ, अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्य को भेज सकती है, लेकिन यह संवैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है कि किसी राज्य का सीमा बदला जा रहा हो और राज्य की सहमति उसमें आवश्यक हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसे आप याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है के विनिवेश से कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है। तो हाँ, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। विच अमाउंट हैज़ बीन टारगेटेड इन द यूनियन बजट 1920 फ्रॉम द डी इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग एयर इंडिया। तो विकल्पों में है 90,000 करोड़, विकल्प 1,05,000 करोड़, 150,000 करोड़, 195,000 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर होगा 1,05,000 करोड़, जो कि केंद्रीय बजट 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से विनिवेश की राशि का लक्ष्य रखा गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा कि जो जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में होता है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि एजोला, ब्रून ग्रीन हरित शैवाल और राइजोबियम, जो तीनों है वह जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम माना जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज। तो दोस्तों न्यूटन के इसमें विकल्पों में है गुरुत्वाकर्षण, जड़ता का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्ध्वाधर गति का नियम, ग्रेविटी, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वर्टिकल मोशन। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम स्कूलों में पढ़े हैं, तो इसका आंसर होगा, जो न्यूटन का गति का पहला नियम पूछा जा रहा है तो फिर वह है जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर दोस्तों और कुछ जो न्यूटन के गति के नियम से संबंधित जो जानकारियाँ हैं देख लेते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि न्यूटन का पहला नियम जो है जड़त्व का नियम है, और दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम है, और जो तीसरा नियम है वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसे भी याद रखें। हो सकता है अगली बार, इस बार न्यूटन का प्रथम नियम पूछ लिया गया है, तो हो सके अगले टाइम दूसरा नियम पूछ ले या तीसरा नियम पूछ ले, तो इसे भी याद रखें। फिर सेवेंथ क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्न में से कौन सा कर शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, मूल्यवर्धित यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, सेवा कर, सर्विस टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है वह है सीमा शुल्क, यानी कि कस्टम ड्यूटी को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जीएसटी से संबंधित कुछ और जानकारी है। तो दोस्तों जीएसटी जो कि 1 जुलाई 2017 को की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, और जीएसटी जो है वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर आधारित एक इनडायरेक्ट टैक्स का प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, जगन्नाथ पुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। द आइडियल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बलभद्र इन सेंक्टम सेंक्टोरम एट जगन्नाथ पुरी टेम्पल आर मेड अप। पत्थर की, स्टोन, धातु की, मेटल, लकड़ी की, वुड और
कांच की, ग्लास की। तो दोस्तों यहाँ पर बताया कि जो जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियाँ किसकी बनी है, तो वह है ऊँट की यानी कि लकड़ी की बनी हुई है। आगे चलते हैं। भारत में जो गिद्धों की तेजी से बढ़ती घटती जनसंख्या का प्रमुख कारण है, द रैपिड रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग, ओवर रश ऑफ डाइक्लोफेनिक ड्रग, जानवरों की कम मृत्यु दर, लो बर्थ रेट ऑफ एनिमल्स, जानवरों की अधिक मृत्यु दर, हाई डेथ रेट ऑफ एनिमल्स, स्वच्छता, क्लीनिनेस। तो दोस्तों यहाँ पर जो भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का प्रमुख कारण है डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग यानी कि ओवरडोज ऑफ डाइक्लोफेनिक ड्रग। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर में चिप बनी होती है, इन कंप्यूटर्स चिप इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है, तो विकल्पों में है कोबाल्ट की पतली परत से, सिलिकॉन की पतली परत से, सिल्वर की पतली परत से, तांबे की पतली परत से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिलिकॉन की पतली परत से कंप्यूटर की चिप बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, समाक्षी केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक मॉडेम, उपग्रह सैटेलाइट। तो दोस्तों यहाँ पर मॉडेम जो है वह मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ मार्बल की, सीमेंट की, जिप्सम की, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन की। तो दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनी होती है वह जिप्सम की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर इज एनी स्पीसीज क्या होती है, आयु के साथ बढ़ती है, इंक्रीज बाय एज, आयु के साथ घटती है, डिक्रीज बाय एज, स्थिर रहती है, इनकांस्टेंट, और वजन के साथ बढ़ती है, इंक्रीज विद द वेट। तो दोस्तों किसी भी प्रजाति में जो गुणसूत्रों की संख्या है वह स्थिर रहती है। आगे बढ़ते हैं। फिर है लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है, विच इज कॉल्ड लोकायत दर्शन, जैन, बौद्ध, चारवाक, सांख्य। तो दोस्तों लोकायत दर्शन जो है चारवाक को कहा जाता है और इसे भौतिकवादी दर्शन भी कहा जाता है, तो इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रछन्न बोध किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड अ क्रिप्टो बुद्धिस्ट, शंकर, कपिल, रामानुज और पतंजलि। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रसन्न बौद्ध है यानी कि क्रिप्टो बुद्धिस्ट है वह किसे कहा जाता है, तो वह है शंकर को जो है प्रसन्न बौद्ध कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है उसी टाइप का क्वेश्चन नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है, हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म, राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर, विवेकानंद। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा जो नव बौद्ध प्रतिपादक है वह है अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर जिसे संविधान का जनक कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है शंकर के दर्शन को कहा जाता है, शंकरास फिलोसॉफी कॉल्ड क्या कहा जाता है, एकत्ववाद मोनिज्म, समग्र एकत्ववाद इंटीग्रल मोनिज्म, और द्वैतवाद ड्यूलिज्म, और अद्वैतवाद नॉन ड्यूलिज्म। तो दोस्तों यहाँ पर जो शंकर के दर्शन है उसे अद्वैतवाद कहा जाता है। तो इसी प्रकार से और जो दार्शनिक है जैसे रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, तो उसके भी जो दर्शन है उसे भी याद रख ले, ताकि जो जैसे अभी शंकर का दर्शन पूछ लिया है, हो सकता है अगले टाइम रामानुजाचार्य का जो दर्शन क्या है पूछ सकता है, जो कि विशिष्टावाद है। जैसे वल्लभाचार्य का जो दर्शन है वो उससे पूछ सकता है, तो उसका पुष्टि मार्ग है। तो इस प्रकार से याद रखें। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक है, हु हैज़ एडवोकेटेड प्रैक्टिकल वेदांता, दयानंद, राजाराम मोहन राय, गांधी, विवेकानंद। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल वेदांता यानी कि व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक है वह है स्वामी विवेकानंद जी।
जो आधुनिक भारत के एक महान दार्शनिक माने जाते हैं, जिन्होंने 1853 में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन में शामिल हुआ। आगे चलते हैं। फिर है 19वां क्वेश्चन, वर्ष 2019 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019? दलाई लामा, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान, अबी अहमद इथोपिया, नादिया मुराद बासिताहा इराक। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2019 में नोबेल का जो शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है अबी अहमद अली, जो कि इथोपिया के राष्ट्रपति हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2020 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह किसे दिया गया है? तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का जो है शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसे भी याद रखें। आगे बढ़ें। फिर है 20वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड बिलो गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं जो किसका किसका है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि सबसे ये पहले देखते हैं कि जो यहाँ पर देखिए मेरी कॉम है, जो कि बहुत ही एमिनेंट फेमस महिला है। जो किससे संबंधित है? तो यह है मुक्केबाजी से। और जो अभिनव बिंद्रा जी हैं वो है निशानेबाजी। और जो पीवी सिंधु है वह है बैडमिंटन। और उसके बाद जो कनेरू हम्पी है वह शतरंज की खिलाड़ी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखें तो फिर जो ए का 2 आएगा और बी का पीवी सिंधु का आएगा 4 और अभिनव बिंद्रा का 1। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 3, डी का 3। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पूछ रहा है कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? हु इज़ द फर्स्ट लोकपाल ऑफ आवर कंट्री? हु इज़ आवर फर्स्ट लोकपाल? तो न्यायाधीश सुबोध राणा, जस्टिस सुबोध राणा, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष भी कहते हैं इसे, जस्टिस बालाकृष्णन, जस्टिस एच.एस. दत्तू। तो दोस्तों हमारे देश के जो प्रथम लोकपाल है वह है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। तो इसे भी याद रखें, क्योंकि यह भी हमारी नई संस्था है जिसका गठन मार्च 2019 में किया गया था। और जो पिनाकी चंद्र घोष जी है वह हमारे देश के प्रथम लोकपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो लोकपाल से संबंधित कुछ और तथ्य हैं तो देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो 19 मार्च 2019 को जो है ये लोकपाल का गठन हुआ था और इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में है। और इसका जो ध्येय वाक्य है, मोटो है, वह मार्गृतकस्य विधानम है। और दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर कि जो यह मोटो है, जो इसका जो लोकपाल का ध्येय वाक्य है वह ईसववाद उपनिषद से लिया गया है। तो इसे भी याद रखें। फिर इस एजेंसी एग्जीक्यूटिव में देखें तो जैसे पीसी चंद्र घोष जी है, इनके जो चेयरपर्सन है। और इसके अलावा इसमें जुडिशल मेंबर और नॉन जुडिशल मेंबर की भी नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर देखें कि जो वर्तमान में कौन कौन है, तो दिलीप बाबा साहेब भोसले जो कि न्यायिक सदस्य हैं। फिर है प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी और एक खाली है भी। और जैसे नॉन जुडिशियल मेंबर में देखें तो दिनेश जैन है, अर्चना राम सुंदरम है और महेंद्र कुमार सिंह है और डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर 22वां केंद्र शासित प्रदेश का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे कहा जाता है? हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? तो दोस्तों विकल्पों में है गिरीश चंद्र मुर्मू, राधाकृष्ण माथुर, सत्यपाल मलिक, एन ओहरा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा केंद्र शासित प्रदेश का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वह है R.K.
माथुर यानी कि राधा कृष्ण माथुर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि यह क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य, जिसे संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसे समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। और जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, जिन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे राधा कृष्ण माथुर थे। इसलिए यह प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि मैंने बताया कि जो जो कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, वह प्रथम यानी कि पहला और अंतिम को पूछता है। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री लोकेटेड एट कहाँ है? आगरा में है, झांसी में है, कानपुर में है, लखनऊ में है। कहाँ है बताइए। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी केंद्र स्थित है वह है आपका झांसी में है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। आगे चलते हैं। फिर है 24वां क्वेश्चन। इसमें इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? तो दोस्तों यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तो ये आपको बिल्कुल आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क अगर कहें तो यह इसका आंसर होगा जिम कॉर्बेट, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। और पहले इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों इसे याद रखें। और जो यार भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है वह कहाँ स्थित है? तो यह यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर अब आपको और बता दूँ कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है जो असम में स्थित है। यह 2 तिहाई गैंडों के लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और जो हेमिस राष्ट्रीय पार्क है वह लद्दाख में स्थित है, जहाँ जो सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। और जो राष्ट्रीय पार्क है, ये राष्ट्रीय पार्क भी उत्तराखंड में है, राजा जी। और जिम कॉर्बेट के तो मैं आपको बताया हूँ कि यह जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक द साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक साइलेंट स्प्रिंग? यूजिन पी ओडम, रॉकेल कार्सन, लैम्स लोयंस और ईओ विल्सन? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रॉकेल कार्सन, जो कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही आप हमारे इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए, वीडियो क्लास के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होते रहें। थैंक यू।